नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। बीएससी थर्ड ईयर में कल हम पढ़ रहे थे कि पर्यावरणीय कारकों के अंदर, ठीक है, पर्यावरणीय कारकों के अंदर हमने बात करी थी कि पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई एवं पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई तथा पर्वत श्रृंखलाओं की दिशाओं के बारे में, ठीक है। तो आज हम नया टॉपिक है हमारा मृदीय कारक, ठीक है। मृदीय कारक या एडेफिक फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किसी बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र के सामान्य गुणों एवं उनके बारे में अध्ययन या गुणों का निर्धारण करने के लिए क्या कहता है कि जलवायु कारक सर्वोच्च महत्वपूर्ण होते क्या होते हैं। जलवायु जो कारक होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसके अंदर किसी बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र किसी बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र के सामान्य गुणों, क्षेत्र के सामान्य गुणों का निर्धारण करने में यद्यपि लिख सकते हैं, यदि जलवायवीय कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जलवायवीय कारक जो होते हैं वो सर्वोच्च महत्वपूर्ण है, ठीक है। सर्वोच्च महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मृदीय कारक टॉपिक है अपना। टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं किसी बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र के समान गुणों का निर्धारण करने में यदि जलवायवीय कारक या यद्यपि लिख सकते हैं, ठीक है, यद्यपि जलवायवीय कारक सर्वोच्च महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद में लिखते हैं महत्वपूर्ण होते हैं या महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मृदीय कारक या महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मृदीय कारक क्या होते हैं, एक बड़े जलवायवीय क्षेत्र पादप एक बड़े जलवायवीय क्षेत्र के पादप समुदाय में व्याप्त क्या होते हैं, व्याप्त, ठीक है। समुदाय में व्याप्त स्थानीय विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होता है, स्थानीय विभिन्नताओं के लिए
उत्तरदायी, ठीक है, क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो मृदीय कारक के अंदर हम देख लेते हैं कि किसी बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र के सामान्य गुणों का निर्धारण करने के लिए यद्यपि जलवायु कारक सर्वोच्च महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मृदीय कारक एक बड़े जलवायु क्षेत्र के पादप समुदाय में व्याप्त स्थानीय विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो स्थानीय विभिन्नताओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जलवायु क्षेत्र, ठीक है, जलवायु क्षेत्र या पादपों का जो समूह होता है या पादपों का जो समुदाय होता है वो, ठीक है। इसके बाद में है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा या मृदीय विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि मृदीय विज्ञान किसे कह सकते हैं, विज्ञान, मृदा विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम विज्ञान की वह शाखा, लिख सकते हैं हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, मृदीय कारकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का, किसका, मृदा का अध्ययन किया जाता है, उससे मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं, या इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जो स्तर होते हैं, इसके जो क्या होता है, मृदा के जो अलग अलग स्तर हैं होते हैं, ठीक है। तो हम स्तरों के बारे में अध्ययन करते हैं। मृदा के जो स्तर होते हैं उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहला स्तर है ए स्तरण, ठीक है, ए स्तरण। यह मृदा का मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। क्या होती है, ऊपरी परत होती है, या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इसको शीर्ष मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शीर्ष मृदा, ठीक है। क्या कहते हैं, शीर्ष मृदा भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है स्तर नंबर बी, ठीक है, बी स्तर। बी स्तर या बी स्तरण बी संस्तरण, संस्तरण, ठीक है। तो यह स्तरण, इसके अंदर लिख लेते हैं, यह संस्तर क्या होता है, इस वाली यानी कि ए वाली जो स्तर होती है इसके ठीक नीचे वाला स्तरण क्या होता है, ए के
नीचे का ए के नीचे का स्तर कौन सा कहलाता है? बी। ये बी नीचे का स्तर होता है, इसे क्या कहते हैं कि उपमृदा। क्या कहते हैं इसे? उपमृदा भी कहता है। ठीक है, उपमृदा भी कहते हैं। ठीक है, उपमृदा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्तर है अपना सी, स्तर नंबर सी। ठीक है, यह भी इसी प्रकार लेयर टू लेयर चलता जाएगा। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी कि ए के नीचे बी और बी के नीचे सी। ठीक है, ए के नीचे वाला स्तर बी स्तर और बी के नीचे वाला स्तर सी स्तर। ठीक है, अपूर्ण इसके अंदर हम लिख सकते हैं ये जो सी स्तर। ठीक है, सी संस्तरण, सी संस्तरण। ठीक है, सी संस्तरण के अंदर लिख लेते हैं। अब यह अपूर्ण अपीक्षण यह अपूर्ण अपक्षीण। ठीक है, अपूर्ण अपक्षीण चट्टानों का बना होता है। ठीक है, अपूर्ण अपक्षीण चट्टानों की बनी होती है, ये बना होता है। ठीक है, ये जो स्तर होता है वो क्या होता है? चट्टान अपक्षीण चट्टानों का बना होता है। ठीक है, इसके बाद में इसको हम कह सकते हैं, इस संस्तरण के नीचे पृथ्वी की चट्टानें होती है। क्या होती है? इस संस्तरण के नीचे कौन सी चट्टानें होती है? पृथ्वी की चट्टानें। ठीक है, लिख लेते हैं, इस संस्तरण के नीचे पृथ्वी की चट्टानें उपस्थित होती है या होती है। ठीक है, इस तो सबसे पहले हमने ए वाले की बात करी। इस ए वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि सबसे ऊपरी स्तर या शीर्ष मृदा कहते हैं। शीर्ष मृदा के बाद में है था आपका पॉइंट नंबर बी संस्तरण। ठीक है, तो ए के जस्ट नीचे वाला स्तर होता है वो कौन सा कहलाता है? उपमृदा, या इसको क्या कहते हैं? उपमृदा भी कहते हैं, या ए स्तर से नीचे वाले स्तर को हम उपमृदा कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है हमारे नेक्स्ट पॉइंट है मृदा के घटक। मृदा के घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो है आपका मृदा घटक जो है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है, तो मृदा के जो घटक है कौन कौन से हैं? 4 घटक हैं मृदा के, खनिज घटक, कार्बनिक घटक और खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा घटक। तो मृदीय कारक पॉइंट है, मृदीय कारक के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने दोनों को डिवाइड, इनके जो स्तर थे उनको स्तर को डिवाइड कर दिए। ठीक है, और इसके बाद में हमारा टॉपिक इसी मृदीय कारक का पॉइंट है मृदा घटक। ठीक है, मृदा घटक के बारे में हम पढ़ लेते हैं या अध्ययन कर लेते हैं। तो मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ होता है वो लगभग खनिज पदार्थ कितना 40% यानी कि 40%
क्या होता है, मृदा का के अंदर प्राप्त या उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो है वो मृदा के अंदर कितना प्रतिशत, 10% होता है। ठीक है, इसके बाद में है मृदा जल। ठीक है, मृदा के अंदर जल होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 25%। ठीक है, मृदा के कणों के अंदर जो जल होता है वो कितना होता है, 25%। ठीक है, इसके बाद में होता है नेक्स्ट पॉइंट है अपना चौथा, मृदा वायु। मृदा के अंदर जो वायु होती है वो कितनी होती है, 25%। ठीक है, कितनी, 25%। 25%, 40, 10, 25 और 25। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 100% जो इन सभी की मात्रा होती है वो कहाँ होती है, इन खनिज लवणों, कार्बनिक पदार्थों, मृदा जल एवं मृदा वायु के अंदर। ठीक है, तो ये लगभग 100% जो मृदा के जो घटक होते हैं वो कहाँ होते हैं, मृदा के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ मृदा के अंदर 40% पाया जाता है, तो उसके क्या किस प्रकार उपलब्ध होते हैं वो देख लेते हैं। खनिज पदार्थ किससे निर्मित होते हैं, चट्टानों के अपक्षय यानी कि चट्टानों के टूटने के कारण जो चट्टानें छोटे छोटे कणों के अंदर कणों में विभाजित होती है, उन कणों के अंदर जो खनिज पदार्थ होता है वो कितना होता है, 40%। ठीक है, तो खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय द्वारा उपलब्ध होता है। ठीक है, लिख सकते हैं खनिज पदार्थ या पदार्थों का खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अपक्षय से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चट्टानों के अपक्षय द्वारा उपलब्ध होते हैं या अपक्षय से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न अमाप यानी कि जो विभिन्न अमाप जिनका कोई माप नहीं होता। ठीक है, अमाप कणों के रूप में, अमाप कणों के रूप में मृदा में क्या होते हैं, विद्यमान या उपस्थित रहते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि खनिज पदार्थ जो होते हैं उनका जो निर्माण होता है या इन ये जो खनिज पदार्थों का निर्माण जो होता है वो कैसा होता है, चट्टानों के अपक्षय यानी कि चट्टानों के टूटने के कारण होता है। ठीक है, वो किस प्रकार होता है, अमाप कण यानी कि छोटे छोटे जिनका कोई माप नहीं हो सकता, जैसे कि परमाणुओं की हम नंगे आंखों से उसको देख नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे कणों के रूप में क्या होते हैं, मृदा के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम इन दोनों कणों इनके कणों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। इनके जो कणों की जो मोटाई होती है या उनके कणों की जो आकार या उसकी आकृतियां जो होती है या किस साइज का होता है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट बना के। ठीक है, तो इसको हम दोनों मृदा के कणों को दोनों भागों में डिवाइड कर देते हैं तथा उनके कणों का आकार जो होता है व्यास या मिलीमीटर में
हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, पहले कणों का नाम है मोटी बजरी। ठीक है, क्या है? मोटी बजरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्स ग्रेवल। ठीक है, जो इसकी साइज क्या होती है? 5 पॉइंट से अधिक। क्या होती है? 5.0 से अधिक, इसे लिख सकते हैं या अधिक लिख देते हैं। ठीक है, बजरी के कणों की जो मोटाई होती है या उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 5.0 से अधिक। ठीक है, दूसरा है बारीक बजरी। बारीक बंजरी। ठीक है, तो इसका जो व्यास होता है कितना होता है? 2.5 से 2.0 से 5.0 तक। ठीक है, 2.0 से 5.0 तक। ठीक है, या इसके बाद में है मोटी बालू। तीसरा पॉइंट है आपका मोटी बालू। मोटी बालू मृदा का कण जो है, कण का नाम जो है वो कितना होता है? 0.2 से 2.0 तक। ठीक है, 0.2 से 2.0 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, यानी कि चौथी जो कणों का चौथा जो कण है कौन सा है? बारीक बालू। ठीक है, बारीक बालू। ठीक है, बारीक बालू कण की जो व्यास या मिलीमीटर कितना का बड़ा आकार है? 0.02 से 2.0 तक। ठीक है, 0.02 से 0.2 तक। ठीक है, इसके बाद में है गाद यानी कि सिल्ट। गाद कण। ठीक है, गाद कण की जो मोटाई होती है वो 0.002 से 0.02 तक। ठीक है, 0.002 या 0.02 तक। ठीक है, इसके बाद में छठा है अपना, जो छठा पॉइंट है मृदा का कण चिकनी मृदा। ठीक है, क्या है? चिकनी मृदा। चिकनी मृदा की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 0.002 से भी कम। ठीक है, 0.00 से कम। ठीक है, तो इसके बाद में हम उनके अंदर कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के अंदर देख लेते हैं कि मृदा के खनिज पदार्थों के साथ वर्ष दर वर्ष कार्बनिक पदार्थ जुड़ते हैं, लेकिन इनके जो कार्बनिक पदार्थों की जो प्रतिशत या उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी रहती है? 10% से ना तो वो ज्यादा होती है ना ही कम होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? वर्ष दर वर्ष इसके अंदर जो उनके कार्बनिक पदार्थों की जुड़ने की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उस मृदा के अंदर उसकी प्रतिशत की मात्रा जो होती है कितनी होती है? सिर्फ 10%। ठीक है, तो मृदा के खनिज पदार्थों के साथ वर्ष दर वर्ष कार्बनिक पदार्थ जुड़ते हैं। यद्यपि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कम ही होता है, यानी कि 10% से 10% ही होता है। कितना होता है? 10% ही होता है, ना तो इससे ज्यादा होता है ना ही इससे कम होता है। फिर भी किसी स्थान की वनस्पति एवं पादप वृद्धि पर यह व्यापक
प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? व्यापक प्रभाव डालते हैं। व्यापक प्रभाव कौन किस प्रकार से डालते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि मृदा में पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों के अपघटन के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। किसके दौरान? मृदा में जो पौधे होते हैं, पौधों एवं जंतुओं के मृत अपघटन के फलस्वरूप होते हैं। मृत एवं उनके जो अपघटन मृत भागों का अपघटन होता है, इसके दौरान किसका निर्माण होता है? कार्बनिक पदार्थों का। ठीक है, किसके? मृत जंतुओं के अपघटन के दौरान कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बाद में है, सॉरी इसके अंदर है, कहाँ गया मेरा, यद्यपि मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कम यानी कि 10% ही होता है, इससे ना तो ज्यादा होता है और ना ही इससे कम होता है, फिर भी किसी स्थान की वनस्पति एवं पादप वृद्धि पर ये व्यापक प्रभाव डालते हैं। कौन? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, वहां की वनस्पति के ऊपर कौन प्रभाव डालता है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसके अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉरी इसी के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो इनका अपघटन या इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, पादपों के अपघटन या पादप एवं जंतुओं के अपघटन से मृदा में पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों के अपघटन के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे मेन बात यह है कि मृदा के अंदर खनिज पदार्थों के साथ वर्ष दर वर्ष कार्बनिक पदार्थ जुड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? लास्ट जितनी थी 10%। ठीक है, 10%, इससे न तो ज्यादा होती है और न ही कम। फिर भी ये क्या करती है कि वहां के आसपास की वनस्पति जो होती है या पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं कि ये हावी होते हैं और उनका विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है? मृदा में पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों के अपघटन के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसके दो भागों के बारे में हम लिख लेते हैं। तो मृदा के अंदर ह्यूमस पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ के अंदर ये जो हमने ह्यूमस के दो भागों को बांटा है, तो मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ का ही एक भाग है। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट है अपना मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं मृदा में अपघटनी कारक जीवों का अभाव होता है। ठीक है, मृदा के अंदर जो होता है अपघटनकारी जीवों का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? मल ह्यूमस के अंदर होता है जीवों की बाहुल्यता, यानी कि जीवों की जो बाहुल्यता होती है, यानी कि मल ह्यूमस के अंदर किसके? अपघटनकारी जीवों की बहुल्यता यानी कि अधिकता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमस की परत कठोर रंध्रहीन होती है। कैसी होती है? रंध्रहीन होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है
कि जो ह्यूमस की परत होती है, तो दूसरा पॉइंट था ह्यूमस की परत क्या होती है, कठोर और रंध्रहीन होती है। ठीक है, किसके अंदर, मोर ह्यूमस के अंदर। ठीक है, मोर ह्यूमस के बाद में है ह्यूमस की परत ढीली व रंध्रमय होती है। कैसी होती है, रंध्रमय होती है, यानी कि इस परत के अंदर क्या होता है, रंध्रों की संख्या या रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, मल ह्यूमस के अंदर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है खनिज लवण कम होते हैं। किसमें कम होता है, मोर ह्यूमस के अंदर क्या होता है, खनिज लवणों की कमी होती है या खनिज लवण कम होता है। ठीक है, तो मल ह्यूमस के अंदर देखते हैं कि खनिज लवण व ह्यूमस बराबर मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं, खनिज लवण और ह्यूमस क्या होता है, बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है मोर ह्यूमस के अंदर केचुए नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, केचुए जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर ह्यूमस के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, और मल ह्यूमस के अंदर क्या होता है, केचुए अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, केचुए, किसके अंदर, मल ह्यूमस के अंदर। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म हुआ है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि पादपों एवं जंतुओं के मृत भागों का अपघटन होता है तो क्या होता है, ह्यूमस में परिवर्तन के प्रक्रम को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, पादपों एवं जंतुओं के मृत भागों का अपघटन होकर क्या होता है, ह्यूमस में परिवर्तित या परिवर्तन के प्रक्रम को ह्यूमस या ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।